नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। सबसे पहले बता देते हैं क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। हीरो बना है टीवीएस मोटर्स। जी हाँ, टीवीएस मोटर्स ने जो है वो मार्केट कैप के लिहाज से हीरो मोटर को पीछे छोड़ दिया है। ये जोरदार खबर लेकर आएंगे आपके लिए और समझेंगे कि अब इन दोनों स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। साथ ही साथ बजाज ऑटो भी फोकस में है क्योंकि कल उसके आने वाले हैं नतीजे। श्री सीमेंट के नंबर्स भी कल आएंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है बाजार की, ये भी समझेंगे और कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज को भी करेंगे शो में शामिल। आज वीकली एक्सपायरी थी और आज के दिन हमने देखा कि बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 109 अंक गिरकर 17,000 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने करीब 400 अंकों की गिरावट देखी। निफ्टी बैंक में ये गिरावट करीब 500 अंकों की थी और मिड कैप इंडेक्स 200 अंक गिरकर बंद हुआ। मीडिया, मेटल और फार्मा को छोड़ दें तो सभी सेक्टर्स में हमने कमजोरी देखी। सबसे ज्यादा फाइनेंस, रियल एस्टेट, आईटी शेयरों पर दबाव था। और दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही, बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। फार्मास्यूटिकल इंडेक्स और मेटल पैक भी थे जहां पर अच्छी तेजी के बीच हमने कामकाज देखा और यूएस की तरफ से जो रशियन एल्यूमिनियम बैंस की खबर आती हुई दिखी, इसके ठीक बाद हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स थे जो कि रेडार पर थे। फार्मा स्पेस में सन फार्मा के स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई, वहीं टाटा मोटर्स के स्टॉक में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला। और ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें, बजाज ऑटो के नतीजे भी आने वाले हैं तो नतीजों से ठीक पहले हमने एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखा। और इस बीच टीवीएस मोटर्स और साथ ही हीरो मोटर कॉर्प के बीच अगर देखें, टीवीएस मोटर्स के मार्केट कैप में बढ़त देखने को मिली और हीरो मोटर कॉर्प को उन्होंने मार्केट कैप के लिहाज से पछाड़ दिया। इसके ठीक बाद ऑटोमोबाइल पैक पर लगातार फोकस था और इन स्टॉक्स पर लगातार तेजी के साथ मोमेंटम जो है वो कामकाज यहाँ पर देखने को मिला। बिकवाली का दबाव विप्रो, अडानी पोर्ट्स, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स में देखने को मिला। हाँ, आज बैंकिंग स्पेस था जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और बैंक निफ्टी के तमाम काउंटर्स में बिकवाली का दबाव जो है वो ज्यादा हावी होता हुआ दिखा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई लाल निशान के साथ आज गिरावट झेल रहे थे और बाजार जब क्लोज हुए तो हमने देखा करीब 100 अंकों की गिरावट थी। निफ्टी में 17,000 के ही लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दिखाई। बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले गिरावट ज्यादा हावी होती दिखी। 500 अंकों की गिरावट के साथ 38,624 के लेवल्स पर कामकाज। तो दिन भर बाजार में बिकवाली का दबाव था और वीकली एक्सपायरी की क्लोजिंग जो है वो भी बिकवाली के साथ ही होती दिखी। बिल्कुल, तो एक्सपायरी के दिन हमने देखा कि बाजार ने जैसे तैसे 17,000 का स्तर बचा के रखा। क्या मतलब है इसका? मेरे खास दो मेहमान हमारे शामिल होंगे। फिलहाल हम देवांग शाह को शामिल करते हैं। देवांग, बहुत बहुत स्वागत आपका। 17,000 का लेवल तो बचा लिया, दिन में एक बार वो लेवल टूटा भी था, लेकिन हम देख रहे थे कि एक छोटे दायरे में ही ट्रेड आज हो रहा था निफ्टी पर। 17,000 के ऊपर एक्सपायरी का क्या मतलब निकालते हैं देवांग आप? हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, काफी वॉलेटाइल सेशन देखने में मिला है पास्ट फ्यू डेज में। अभी भी ऊपर के लेवल से हायर लेवल से करेक्शन देखने मिला है, सपोर्ट से वापस बाउंस बैक देखने मिला है। ओवरऑल यहाँ पर बात करें, इमीडिएट सपोर्ट के पास है यहाँ पे 16,800 16,750 एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक अग्रेसिव सेलिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। हायर अपसाइड लेवल की बात करें, 17,200 250 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में। ओके, निफ्टी फ्यूचर में 17,200 17,250 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी पर भी आपका कॉल चाहूंगा देवांग। मैं आज हमने देखा कि जब गिरने वाले शेयर हम गिन रहे थे तो सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी ही गिर रहा था। वहां पर 1.5% के आसपास की गिरावट, करीब 500 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ है। मैं स्टॉक्स पे आता हूं, लेकिन पहले बैंक निफ्टी पर क्या कॉल है अभी आपका? और डेफिनेटली बैंक निफ्टी की बात करें तो हम ओवरऑल चार्ट देख रहे हैं तो डेफिनेटली आज हमने करेक्शन देखा है थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर, बट ओवरऑल अगर हम चार्ट पे देखें तो एक रेंज में चल रहा है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से एक सपोर्ट के पास है। हमें लगता है कि किसी रिवर्सल देखने मिल सकता है। 38,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 39,250 39,300 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर। ये है सिचुएशन लेवल्स की। लेकिन अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो जैसा कि हमने कहा कि बैंक्स में हमने दबाव आज देखा। आज एसबीआई करीब 2% नीचे बंद हुआ, आईसीआईसीआई बैंक में 1.5% की गिरावट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1% नीचे। काफ़ी सारे जो बड़े बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या पीएसयू स्पेस से देवांग, उन सब में गिरावट दिख रही है। आपको लगता है कि यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर गिरावट पर खरीदारी का मौका बनता है इस समय? अगर ये जो बड़े स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई जैसे, इनमें क्या कॉल दे रहे हैं आप? ओवरऑल बैंकिंग की बात करें, यहाँ पे हमें लगता है कि एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे हमने देखा है काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है स्टॉक के अंदर। तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, चाहे वो एसबीआई हो या एक्सिस बैंक हो। हमें लगता है कि यहाँ से रिवर्सल देखने मिल सकता है। ओवरऑल अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है बैंक एसबीआई एंड एक्सिस बैंक के अंदर।
ओके, तो अपसाइड इंटैक्ट है एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये दो स्पेसेस हैं, एक सरकारी बैंक एक प्राइवेट बैंक, इनमें आप कर सकते हैं लॉन्ग साइड का ट्रेड। लेकिन ध्यान रखिएगा बाजार इस समय आजकल के दिनों में काफ़ी वॉलेटाइल है, तो स्टॉप लॉसेस का ज़रूर ध्यान रखें। कोई स्टॉप लॉस बताना चाहेंगे एक्सिस बैंक में आप इस समय देवांग, किन लेवल्स के लिए आप ट्रेड करना चाहेंगे? एक्सिस बैंक की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, पॉजिटिव है। यहाँ पे एक 780 का स्टॉप लॉस रखना है शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 820-25 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं एक्सिस बैंक में। जहाँ तक एसबीआई की बात करें, एसबीआई बैंक ओवरऑल हम देख रहे हैं कि काफी सब मेजर सपोर्ट के पास है। 515 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 535 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं एसबीआई में। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए एसबीआई में 535 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 515 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एक्सिस बैंक की बात 780 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट हो सकते हैं 820 तक के। ध्यान रखिए, स्टॉप लॉसेस का जरूर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज शाम की जो बड़ी खबर आई वो ये कि इन्फोसिस ने दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। नतीजे काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं जो एनालिस्ट बता रहे हैं, और बायबैक भी कंपनी ने अनाउंस किया है 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। मेरे सहयोगी शरद मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूरे डिटेल के साथ। शरद, बताइए आपने क्या रीड किया आज इन्फोसिस के नतीजों में? जी, फोकस में रहने वाला इन्फोसिस के दूसरे तिमाही के नतीजे, जहां पे शानदार नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू जो इनलाइन आए हैं, लेकिन पैट और मार्जिन जो है एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट किए हैं। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लगभग 4% का है और डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 2.5% सीक्वेंशियली देखने मिला है तिमाही दर तिमाही। अब एबिट मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 21.5% का एबिट मार्जिन्स आए हैं और अनुमान 20.5% था। एबिट के बारे में बात करें तो 14% का ग्रोथ देखने मिला और मुनाफे में 12% का इजाफा देखने मिला है। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाईबैक की अनाउंसमेंट हुई है। कंपनी ने जो है बाईबैक किया, 1850 रुपये प्रति शेयर का बाईबैक है और टोटल बाईबैक साइज जो है 9,300 करोड़ का है। कंपनी जो है इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है 16 रुपये 50 प्रति शेयर, और टोटल जो है 6,500 करोड़ का जो आउटफ्लो होगा डिविडेंड पे करने में। FY23 की गाइडेंस के बारे में भी बात कर लेते तो यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस में जो है एक अपवर्ड गाइडेंस देखने मिली है। अब जो है 15 से लेकर 16% वित्त साल 2023 के लिए एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पहले ये आंकड़ा 14 से 16% का था। और ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस हालांकि कम कर दी गई है, पहले 21 to 23% था, अब जो है 21 to 22% हो गया है। इसके अलावा जो है लार्ज डील साइज़ के बारे में बात करें तो लगभग $2.7 बिलियन का डील साइज़ है। अनुमान लगभग $2 बिलियन का था, तो शानदार डील साइज़ देखने मिली है और ये हाईएस्ट हुई है पिछले 7 क्वार्टर में। और क्वार्टरली एट्रिशन की बात करें तो लगातार तीसरे क्वार्टर में जो है एट्रिशन में गिरावट देखने मिली है और वॉलंटरी एट्रिशन जो है ऑलमोस्ट 27.1% थी, और लास्ट क्वार्टर में बात करें सिक्वेंशली तो 28% से थोड़ी ऊपर थी। इसके अलावा 12 मंथ बेसिस पे भी एट्रिशन जो है लगभग 24% पे आ रही है और मैनेजमेंट कमेंट्री भी डील पाइपलाइन को लेके और डील मोमेंटम को लेके स्ट्रांग है। ओके, तो नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। आशीष महेश्वरी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, हमारे खास मेहमान। आशीष, आप देख पाए इन्फोसिस के नंबर्स, बायबैक 9,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा काफ़ी अच्छा, आपने कैसे रीड किया और अब क्या कॉल देंगे आप इन्फोसिस पर? ओके, चलिए शायद उनसे कुछ संपर्क होने में समस्या है, लेकिन हमारे साथ देवांग बने हुए हैं। देवांग, चार्ट के हिसाब से आप क्या कॉल दे रहे हैं? 0.5% नीचे हमने देखा इन्फोसिस का काउंटर आज, और आईटी स्टॉक्स तो वैसे भी नतीजों के दम पर चल रहे हैं। आज HCL टेक 3.5% ऊपर था, लेकिन विप्रो 6% नीचे था, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। आपका क्या कॉल है इन्फोसिस पर अभी? इन्फोसिस की बात शॉर्ट टर्म अगर चार्ट की बात करें, यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर इफ 1445 के अबाव अगर इन्फोसिस ब्रेक करता है वो लेवल को, तब जाके वहां कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखा जा सकता है। जहां तक सपोर्ट लेवल की बात करें, 1380 का सपोर्ट है इन्फोसिस के लिए। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी है इन्फोसिस पर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलना पड़ेगा आईटी स्पेस में फिलहाल। एक और कंपनी पर फोकस करते हैं जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, वो है श्री सीमेंट। Q2 के नतीजे कंपनी पेश करेगी और क्या उम्मीद है इस बार बाजार को, ये जानते हैं। मेरी सहयोगी मानसी दवे मेरे साथ अब जुड़ रही है। मानसी, क्या उम्मीद है इस बार श्री सीमेंट से मार्केट को? श्री सीमेंट के तिमाही नतीजों की अगर बात करें, कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि ड्यूरिंग
ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने डिमांड जो है वो बढ़ती हुई देखी है, लेकिन साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर और मार्जिन्स के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगती हुई दिख सकती है, क्योंकि लगातार कॉस्ट प्रेशर जो है वो सीमेंट कंपनियों पर हमने देखा ज़रूर है। अगर वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस की बात करें, अनुमान यही है कि वॉल्यूम्स जो हैं सालाना आधार पर 11% बढ़ेंगे, लेकिन तिमाही आधार पर 6% टूटेंगे। वहीं रियलाइजेशंस जो है 7% सालाना आधार पर बढ़ सकते हैं और तिमाही आधार पर करीब 3% की गिरावट का अनुमान है। वेरिएबल कॉस्ट पर टन की अगर बात करें, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर दिखेगा 82% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिसके चलते ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में भी हम देखेंगे ऑलमोस्ट 28% की बढ़त देखने को मिलेगी। वहीं एक और चीज याद रखें, Q1 FY23 में कंपनी ने MTM लॉसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए थे ऑलमोस्ट 96 करोड़ के, जिसका एक रिफ्लेक्शन अदर इनकम फैक्टर में इस तिमाही के नतीजों में आता हुआ दिख सकता है। अनुमान यही है कि अदर इनकम 110 करोड़ पर देखने को मिल सकती है। सीमेंट एबिडा पर टन की अगर बात करें, यहाँ पर करीब 858 रुपए प्रति टन के डिक्लाइंस देखने को मिलेंगे, जिसके चलते हम देख रहे हैं ऑफकोर्स रियलाइजेशंस और हायर कॉस्ट जो है वो इन डिक्लाइंस के पीछे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे। तो इसी के चलते अगर देखें रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 22 to 23% की बढ़त हम देखेंगे। मार्जिन्स जो हैं 28% से 16% पर गिरते हुए दिख सकते हैं और मुनाफे के फ्रंट पर 50 से 53% तक की गिरावट का अनुमान है। ओके, शुक्रिया मानसी उस अपडेट के लिए। चलिए आशीष महेश्वरी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे करते हैं बात। आशीष, हम लोग अभी कुछ समय पहले इन्फोसिस की बात कर रहे थे, आप नतीजे देख पाए? क्या कॉल है इस समय आपका? जी, इनफैक्ट उम्मीद से काफी बेहतरीन नतीजे आए हैं, क्योंकि जो यूएस मार्केट में भी उन्होंने जो ग्रोथ दिखाया है या कॉन्टिनेंटल यूरोप में ग्रोथ दिखाया है, डील पाइपलाइन में इजाफा दिखाया है और जो मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट के साथ में जो डील विंस हैं, उसके बाद में जो कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे क्वार्टर ओवर क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ है, तो इनफैक्ट सारे फ्रंट पे यदि देखा जाए तो इन्फोसिस ने आउट परफॉर्म किया है। दूसरी बात ये कि कोई बहुत ज्यादा क्योंकि उम्मीद नहीं की जा रही थी, आईटी एज अ सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, उस समय में ये टीसीएस के बाद इन्फोसिस के अच्छे नतीजे आना और हमने एचसीएल टेक के भी अच्छे नतीजे देखे, ये एक शॉट इन आर्म रहेगा आईटी कंपनीज के लिए और आईटी सेक्टर के लिए इंडियन मार्केट्स में। तो मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल इस स्टॉक को किसी भी करेक्शन में ऐड करें जरूर। इसके बाद एक थोड़ा सा आपको स्विंग मिल सकता है अपसाइड पे, बट करेक्शन का थोड़ा इंतजार करें और वहां पर इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो गिरावट में करें खरीदारी, ये है सलाह इन्फोसिस पर। नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आशीष, इस समय जो खबरें आ रही हैं ताज़ा, वो आ रही हैं यूएस की कोर महंगाई का जो डेटा है वो सामने आ रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ये 0.6% पर रहा है। हम देख रहे हैं सितंबर महीने में महंगाई का जो डेटा आ रहा है और हम यूएस फ्यूचर्स मेरे सामने है, मैं देख रहा हूँ इसमें काफ़ी हद तक गिरावट दिखाई दे रही है, ज़ोरदार। करीब 400 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है इस समय और 70 पॉइंट नीचे S&P फ्यूचर्स। क्या आपको लग रहा है ये नंबर बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है? एक बड़ी करेक्शन की तैयारी करें कल के सेशन में? जी, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, जो 8.1 के आसपास का उम्मीद था वहां से 8.2 ही आया है, तो बाजारों के लिए बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है। और हमने पहले भी देखा था कि जब इन्फ्लेशन बढ़कर आता है तो हमेशा एक नी जर्क रिएक्शन बाजारों में देखने को मिलता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो राउंड द कॉर्नर खड़ा हो जाता है, उसकी तलवार खड़ी हो जाती है इनफैक्ट इक्विटी मार्केट्स के ऊपर। तो ये भी एक नेगेटिव है और हम देख रहे हैं SGX भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के ऊपर अभी डाउन हो चुका है। तो एक नीजर रिएक्शन कल भारतीय बाजारों में भी आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट यूएस फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। ऑयल में भी हम देख रहे हैं कि कुछ करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अब ब्रेंट जो है वो 90.5 के आसपास पहुंच गया है, करीब 1% गिरावट यहाँ पर है कच्चे तेल में, ब्रेंट ऑयल में भी, और साथ ही साथ यूएस मार्केट में भी गिरावट की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो जो महंगाई का आंकड़ा आया है कोर महंगाई का सितंबर महीने का यूएस का, वो शायद बाजार को पसंद नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल, लेकिन हम बात कर रहे थे कल जो नतीजे आने वाले हैं उनकी, और कल एक बड़ी कंपनी बजाज ऑटो के नंबर्स आने वाले हैं। यहाँ पर क्या उम्मीद कर रहा है बाजार? मेरी सहयोगी सृष्टि जुड़ गई है मेरे साथ पूरे अपडेट को लेकर। सृष्टि, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार बजाज ऑटो के नंबर से? तो देखिए, इस बार बजाज ऑटो के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार तिमाही का बेस काफ़ी छोटा भी था, क्योंकि
सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस के दिक्कतों के चलते थोड़ी सी बेस वहाँ पे इम्पैक्ट ज़रूर हुआ था, पर इस बार वॉल्यूम्स भी कैचअप करती हुई दिखी हैं। तिमाही दर तिमाही 23% का वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखा है, जो कि डोमेस्टिक वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और जैसा कि हम जानते हैं एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स पे प्रेशर था, 21% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे, तो उसके चलते नतीजे जो हैं अच्छी साइड पे रहेंगे, पर इस बार एक्सपोर्ट्स का सहारा हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर कंपनी की आय की बात करें तो तिमाही दर तिमाही वहाँ पे 26% की हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। 10,069 करोड़ पे ये आंकड़ा आना चाहिए। वहीं अगर इनके एबिटा की बात करें तो 1746 करोड़ हम उम्मीद कर रहे हैं। सीक्वेंशली 35% का ये जंप देखने को मिलेगा। मार्जिन्स कंपनी के 16.2% से लेकर इस बार 17.3% पे आते हुए हमें दिख सकते हैं। कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए थे और वॉल्यूम ग्रोथ का भी एक बेनिफिट था, तो उसके चलते मार्जिन्स इन जब ज़रूर होंगे, बट कमोडिटी इन्फ्लेशन के चलते बहुत ज़्यादा सहारा इस बार नहीं मिलेगा, पर Q3 में आप इसका इम्पैक्ट आते हुए ज़रूर देख सकते हैं। आखिरी में मुनाफे के अनुमान हमारा 1500 करोड़ का है, जो कि तिमाही दर तिमाही देखें तो करीब 28% की बढ़त होगी। अगर नतीजों के अलावा अगर बात करें तो वहाँ पे कंपनी की कमेंट्री 3 व्हीलर सेगमेंट में डिमांड आउटलुक किस तरीके से निकल कर आ रहा है उस पे रहेगी। साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट जो कि फिलहाल प्रेशर में दिख रहा है, उसको लेकर वो क्या अनुमान लगा रहे हैं, किस तरीके की ग्रोथ रहेगी वहाँ पे, उस पे हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही साथ कंपटीशन जो 125 सीसी से लेकर 200 सीसी के बीच में बढ़ रहा है, उसमें कंपनी अपने आप को कैसे प्लेस कर रही है और ईवी को लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हम नज़र रखेंगे कि क्या वहाँ पे लाइंस निकल कर आती हैं, पर उसके अलावा डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स, मार्जिन में बढ़त की इस बार उम्मीद है। देखते हैं बजाज ऑटो किस तरीके से प्रदर्शन करता है इस बार। बिल्कुल, कल देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तो कंपनी कैसे नंबर्स पेश करती है। बहुत शुक्रिया सृष्टि उस अपडेट के लिए। आशीष, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार बजाज ऑटो से? जैसा सृष्टि बता रही है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्जिन भी बढ़ेंगे और मुनाफे में करीब 28% तक की बढ़त हो सकती है। आप क्या कॉल ले रहे हैं इस समय? जी, ठीक है। मेरा मानना है यहाँ पर भी कोई आपको बहुत बड़ी सरप्राइज देखने को नहीं मिलेगी नंबर्स में। जो नंबर्स हैं इनलाइन ही रहेंगी, क्योंकि जो थोड़ा सा लोअर बेस पे काम कर रहे थे तो वो उसका इफेक्ट अब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया है। दूसरी बात यह है कि जो सेल्स हाइक, जो उन्होंने प्राइस हाइक लिया था, उसको भी हमने लास्ट क्वार्टर में देखा, और वही जो प्राइसेस हाइक थे वही कंटिन्यू इस क्वार्टर में हुए हैं। तीसरा, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, जिसके कारण से EBITDA मार्जिन पे मार्जिनल इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये फेस्टिवल मंथ था जहाँ पे काफी सारे डिस्काउंट ऑफर किए गए थे डीलर्स के द्वारा भी, इन्वेंट्री को पुश करने के लिए भी। तो मेरा मानना है न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे, और कोई बहुत ज्यादा आप उम्मीद में या सरप्राइज पॉजिटिव साइड पे उम्मीद ना करें। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड में उम्मीद न करें। इस समय अगर बजाज ऑटो का स्टॉक लेना हो देवांग, तो आपको लगता है लेना चाहिए 3600 रुपए के भाव के आसपास? बजाज ऑटो का चार्ट देख रहे तो हमें डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छे सपोर्ट के पास है, डबल बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे बाय एंड डिप से स्ट्रेटेजी रखिए। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 3510 का अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं, 3700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बजाज ऑटो में। ओके, तो वो स्ट्रैटेजी है बजाज ऑटो में। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब हम ऑटोज़ की बात कर ही रहे हैं, तो आशीष आज हुआ बाजार में वो ये कि मार्केट कैप के लिहाज से टीवीएस जो है वो हीरो मोटो से आगे निकल गया है। अब वो छठी बड़ी ऑटो कंपनी बन गई है और मार्केट कैप जो है उसका बढ़ता जा रहा है। हमने इनफैक्ट हमारी रिसर्च टीम ने जब डेटा निकाला तो एक साल का रिटर्न देखिए आपके सामने, करीब 86% जो है साल भर में टीवीएस मोटर रिटर्न दे चुका है, जबकि हीरो मोटो का रिटर्न नेगेटिव में रहा है 13% का। टीवीएस क्या अब नए रनअप के लिए तैयार है आशीष? आपको लगता है कि यहां से कंपनी पूरी तरह से फंडामेंटली अब चेंज हो जाएगी? इनफेक्ट चेंज हो रहा है उसमें काफी। पहले तो क्या था, ये इसका जो इसकी कोर कॉम्पिटेंसी थी वो सदर्न इंडिया में थी। अब वो पैन इंडिया प्लेयर बनते जा रहे हैं, तो बजाज ऑटो और हीरो मोटो कॉर्प को एक तगड़ी टक्कर दी जा रही है टीवीएस मोटर की तरफ से। इसके अलावा उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट्स और जो नए जो बाइक्स हैं वो लॉन्च जो किए हैं टीवीएस की तरफ से, तो वहाँ पे भी जो रिस्पॉन्स है वो हायर एंड और मिडिल सेगमेंट बाइक्स को कहीं ज्यादा है कंपेयर टू जो बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के नए लॉन्चेस थे। तीसरा, उन्होंने जो ईवी के लिए भी अग्रेसिवली इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है, उसका भी बेनिफिट आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो यही रीजन है कि हीरो मोटोकॉर्प जो वर्ल्ड की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
टू व्हीलर्स का, उससे भी ज्यादा मार्केट कैप टीवीएस मोटर का हो गया, क्योंकि जो सेल्स की वेलोसिटी है और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है वहाँ निवेशकों को ज्यादा प्रॉमिसिंग आज टीवीएस मोटर लगता है। करेक्ट, सही बात है बिल्कुल। काफी सारे चेंजेस कंपनी में भी हो रहे हैं इस समय। देवांग, अगर दोनों में से एक पिकअप करना हो शॉर्ट टर्म के लिहाज से, अगर आप बताएं, टीवीएस मोटर्स या हीरो होंडा, आप क्या लेना चाहेंगे? टीवीएस मोटर का चार्ट देखें तो हमें काफी अच्छा मोमेंटम है स्टॉक के अंदर। हमने देखा कि सपोर्ट से वापस रिवर्सल देखने मिला है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट ऑफ आर्बिट्रम चार्ट स्ट्रक्चर में तो टीवीएस मोटर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1045 का। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 1100 तक के लेवल, 1100 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं टीवीएस मोटर में। ओके, तो टीवीएस मोटर्स पसंद आता है यहाँ पर। 1100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1045 का स्टॉप लॉस लेकिन जरूर लगाएं, उसके बाद करें ट्रेड। चलिए ये जानते हैं कि कल कौन कौन से अहम ट्रिगर्स रहने वाले हैं जो बाजार पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। मेरी सहयोगी वामाक्षी मेरे साथ अब जुड़ रही है। बताइए वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज के साथ। जो भारत का WPI डेटा और ट्रेड डेटा ये कल रिपोर्ट होगा और इस पर ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा। चाइना की तरफ से PPI डेटा, CPI डेटा और ट्रेड बैलेंस, इस पर भी ज़रा फोकस करिएगा। अब US मार्केट की बात करें तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ है जो आज आएंगे जिसका असर US की बाज़ारों पर आज दिखेगा, मगर इंडियन मार्केट्स कल रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। तो ये डेटा होगा US का CPI डेटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। अगर हम ग्लोबल अर्निंग्स की तरफ मुड़ते हैं तो JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज कंपनी अपने अर्निंग्स रिपोर्ट करने वाले हैं, तो इस पर भी ज़रा नज़र बनाए रखिएगा। अगर हम इंडिया के कॉर्पोरेट्स की बात करें तो निफ्टी कंपनीज में से बजाज ऑटो अपने रिजल्ट्स कल पेश करने वाले हैं। इसके अलावा श्री सीमेंट, टाटा एलिक्सी, फेडरल बैंक, जस्ट डायल, ओबरॉय रियल्टी जैसे सारे कंपनी के फोकस में रहेंगे उनके रिजल्ट्स के दम पर। कॉर्पोरेट एक्शन पर अगर हम नज़र घुमाएं तो स्पंदना स्फूर्ति की बोर्ड बैठक होने वाली है, वो फंड रेजिंग कंसिडर करने वाले हैं। सुवेन लाइफ साइंसेज को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको राइट्स इशू के लिए एलिजिबल होना है तो। TCS को भी खरीदने का लास्ट डे है अगर आपको इंटरिम डिविडेंड रिसीव करना है तो ये थे कॉर्पोरेट एक्शन जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। मगर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, BOE अपना इमरजेंसी बॉन्ड बाइंग बंद करने वाला है कल, और BOE अपना क्वार्टरली बुलेटिन भी पब्लिश करने वाला है, तो इस पर भी फोकस करेगा। तो ये थे सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज़ और इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बहुत शुक्रिया वामाक्षी। तो ये सारे अहम ट्रिगर्स जिनका बाजार पर कल इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए कौन से स्टॉक्स पर आपका फोकस रहना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो जानते हैं हमारे मेहमानों से। वक्त है VIP शेयर्स का। देवांग, आपसे करना चाहूंगा शुरुआत। बताइए कल के ट्रेडिंग सेशन में कहां पर नजर होगी आपकी? जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखिए, हम डिफेंसिव काउंटर्स पे फोकस रखना चाहेंगे। फर्स्ट स्टॉक है यहाँ पे सन फार्मा। सन फार्मा की ओवरऑल बात करें तो हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा है स्टॉक के अंदर। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो सन फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 947, टारगेट है 992। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छा मोमेंटम बना है। लोअर लेवल से वापस हमने देखा है कि एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है कोल इंडिया में। कोल इंडिया खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 228 का, टारगेट है 243। ओके, तो ये दोनों वही स्टॉक्स हैं जो आज बाजार में चल भी रहे थे। आज बाजार में गिरावट दिखी लेकिन कोल इंडिया भी 1% ऊपर, यहाँ पर नया टारगेट 243 का, और सन फार्मा भी आज करीब 1 से 1.5% ऊपर था। इसको भी आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। आशीष, आपकी तरफ से कोई आइडियाज? जी, 2 आइडिया मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला मेरा पिक रहेगा रूट मोबाइल्स लिमिटेड। मेरा मानना है इसको कल के पर्सपेक्टिव के अलावा भी रिजल्ट पर्सपेक्टिव से लिया जा सकता है बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में। तो उसके पीछे ट्रिगर ये है कि कंपनी ने जो एक गाइडलाइन दिया था कि 50 से 60% की दर से कंपनी की जो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो एक की ट्रिगर है। तो मेरा मानना है पिछले साल का उनका जो मुनाफा था करीब 170 करोड़ था, और फर्स्ट क्वार्टर में ही 70 करोड़ का मुनाफा आ गया, और इस क्वार्टर में भी मेरा एस्टिमेट है कम से कम 85 से 90 करोड़ का मुनाफा कंपनी कर सकती है। तो काफी अंडर वैल्यूड हो गई है कंपनी इस करेक्शन के बाद में, और 30 से भी कम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे इस साल की अर्निंग पे मिल रही है। तो रूट मोबाइल में बिल्कुल निवेश किया जा सकता है रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद भी। दूसरा स्टॉक रहेगा जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये ऐसा स्टॉक है, हम मिड कैप स्टॉक है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बट नंबर्स पे नजर डालना चाहूंगा मैं कि लास्ट ईयर उन्होंने 415 करोड़ का टॉप लाइन पे करीब 130 करोड़ का उनका कैश प्रॉफिट था।
और जितना जो क्रूड के प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, तो इस कंपनी को जो उसके पास में 5 रिग और काफ़ी सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है ऑयल एंड गैस डोमेन में, इसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा प्रमोटर्स भी अपनी हिस्सेदारी धीरे-धीरे कंपनी में और बढ़ा रहे हैं, तो वो एक कंफर्टिंग फैक्टर है। तो मेरा भी मानना है जो पिछले साल का प्रॉफिट था उनका 64 करोड़, फर्स्ट क्वार्टर का ही प्रॉफिट 32 करोड़ का कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, तो कम से कम यहाँ पे 150 करोड़ का मुनाफा एक छोटी 14 करोड़ की शेयर कैपिटल की कंपनी है, तो बिल्कुल इस स्टॉक पे नजर रखना चाहिए। आज भी इस स्टॉक ने अपना 50 रुपी का हाई बनाया, बट आगे भी यहाँ पे नए हाईज आपको देखने को और मिले। बिल्कुल 8% ऊपर ये स्टॉक आज था जिंदल ड्रिलिंग का, और यहां से भी आगे ये रैली जारी रहेगी। 400 रुपए तक के टारगेट दिखाई देते हैं। साथ ही साथ रूट मोबाइल, आप मीडियम टर्म के लिए तो सही, यहां पर नतीजों को दिमाग में रखकर ये स्टॉक भी बाय कर सकते हैं। 1600 तक के टारगेट यहां दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और देवांग, समय निकालकर आज हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और अपने स्टॉक पिक्स देने के लिए। चलिए कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 18 आवर्स स्वदेश के साथ।